Students, welcome to the chemistry classes. I am Deepen Kumar and today I am going to discuss atomic structure. इसमें हम सबसे पहले मोज़ले एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, मोज़ले जो थे वो मेंडलीव के स्टूडेंट थे। उन्होंने कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में वो किया था, इम्प्रूवमेंट किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते हैं एटॉमिक मास के, वो आपके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो ये इन्होंने कैसे निकाला था ये यहाँ पे जानेंगे। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल पर जो आपका कैथोड रेज उसका बम्बार्डमेंट कराया था। तो उन्होंने ये पाया कि जो एक्सरे जब उस पर, जैसे मान लेते हैं डायग्राम है आपका, यहाँ पर ये जो मार्क्ड हमने किया हुआ है ट्रायंगल टाइप को, ये आपका एक मेटल है जो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला है। इस पर जब कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो यहाँ से एक टाइप के रेज निकलते हैं जिन्हें एक्स रेज बोलते हैं। ये जो एक्स रे हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर, इसका जो मेटल है इसके एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई गई हैं। तो यहाँ पर उससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला था, √B = A ब्रैकेट Z - B। यहाँ पर A और B जो हैं आपके कांस्टेंट हैं। यहाँ पर A जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, B आपका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है और Z आपका है एटॉमिक नंबर जो कि आपका इस एलिमेंट का है, यानी कि जो एलिमेंट आप यहाँ पर लेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल। तो यहाँ पर उन्होंने एक फाइनली रिलेशन निकाला कि जो फ्रीक्वेंसी है एक्सरे की उसका √, उसका स्क्वायर रूट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के। तो ये यहाँ से एक नया पीरियोडिक लॉ जनरेट होता है जिसका स्टेटमेंट ये कुछ इस तरह से है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर्स। पहले जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था उसमें यहाँ पे एटॉमिक नंबर के प्लेस पे एटॉमिक मास था जो कि सही नहीं था। अब वो कैसे सही नहीं था यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने जब एनालिसिस किया फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का तो उन्हें एक जिगजैग ग्राफ मिला। यहाँ पे देख सकते हैं एक कर्व ये मिलता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जो एटॉमिक मास है वो बिल्कुल रेगुलरली नहीं है फ्रीक्वेंसी के साथ। बट यहाँ पर जब दूसरा केस उन्होंने एटॉमिक नंबर का लिया फ्रीक्वेंसी के साथ तो उनको एक स्ट्रेट लाइन मिली, जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटॉमिक नंबर हैं एलिमेंट्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं या हैं फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, यानी कि रेगुलरली इनमें चेंज आ रहा है। तो इसलिए इन्होंने बाद में एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर कर दिया पीरियोडिक लॉ में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मोज़ले का एक्सपेरिमेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मोज़ले के एक्सपेरिमेंट में जो आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल है उस पर जब कैथोड का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो कौन सी रेज आपकी फॉर्म होती हैं, यहाँ पर मेंशन है, मैंने किया हुआ है, एक्स रेज फॉर्म होती हैं। और जो आपका मोज़ले का एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिलेशन है ये भी आप लर्न रखिएगा। इसमें जो आपकी ये कांस्टेंट हैं इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे, तो इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा और इसको बहुत अच्छे से, इसका डायग्राम भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है और एक्स रेज में फॉर्म होती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप और क्लियर कर दें, जो कांस्टेंट ए है आपका वो डिपेंड करता है मेटल, जो आपका मेटल यूज़ किया गया उस पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसको हालांकि आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है, बट यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ हम इसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर इसके एजम्पशंस को हम लेकर इसको अंडरस्टैंड करेंगे, इसको रीड करेंगे। तो उसमें देखिए जो एजम्पशंस थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल की वो क्या क्या थे। पहला आपका है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर, और जो आपके पाथ बनते हैं उनको सर्कुलर पाथ उन्हें हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। सेकेंड आपका है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है उसका जो आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो आपका h/2π का मल्टीपल होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है MUR
इज इक्वल टू NH/2 यहाँ पर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब सारी क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। और u आपका है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r आपका है रेडियस ऑफ ऑर्बिट जिसमें वो रिवॉल्यूशन करता है, रिवॉल्व करता है, h आपका एक प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। तो ये आपका एक रिलेशन है, इसे याद रखिएगा। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस भी मिल सकती हैं। थर्ड आपका है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ओनली फिक्स्ड पाथ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर जगह नहीं घूमते, एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, एक सर्टेन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं और जिन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है एक फिक्स्ड पाथ, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन डू नॉट एब्जॉर्ब और इमिट द एनर्जी व्हेन इट रिवॉल्व इन द स्टेशनरी ऑर्बिटल। देख सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन होता है उसमें वो रिवॉल्यूशन के टाइम अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है। अगर लॉस कर देगा तो फिर क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, when electron jump one to another orbit the energy absorbed or emit। देखिए यहाँ पे जब इसे मान लेते हैं K है, K में इलेक्ट्रॉन है, जब वो L में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी का लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ जो अपर ऑर्बिट में होगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी लोअर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। तो जब कम होगी एनर्जी, जब वो लॉस कर देगा तभी वो लोअर ऑर्बिट के लायक हो पाएगा, उसमें रहने के लायक हो पाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर या हायर टू लोअर सेल या ऑर्बिट में जंप करता है तो उसको एनर्जी लॉस या गेन करनी पड़ती है। और उसमें ये ध्यान रखिएगा जब हायर टू लोअर जंप करेगा तो हमेशा एनर्जी लॉस होगी, और जब लोअर टू हायर जाएगा तो हमेशा वो एनर्जी गेन करके जाएगा। और वो जो डिफरेंस आता है एनर्जी का डेल्टा ई, वो एच न्यू के इक्वल आता है। एच न्यू को hc/λ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एच आपका जो है प्लांक कांस्टेंट है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। ठीक है, जिस एनर्जी ऑफ रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन इमिट या फिर गेन करेगा, एंड वी आपका जो है वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे जो वी हमने यूज़ किया है इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यू जो है ये वी टाइप का जो बना है इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और यहाँ सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब्ड और इमिट एनर्जी विच इज़ इंटीग्रल ऑफ एच न्यू। यहाँ पे देख सकते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या इमिट होती है, बाहर जाती है, वो हमेशा एच न्यू की मल्टीपल होती है। कहने का मतलब है एच न्यू या 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, इस तरह से लाइक दैट, और भी इस तरह से होता है। यानी कि एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे मल्टीपल होता है, एकदम इंटीजर होता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 0.5h न्यू, 3.5h न्यू, इस तरह का जो एब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन है एनर्जी का वो पॉसिबल नहीं होता है। इसमें ये ध्यान रखिएगा, इस पर मल्टीपल चॉइसेस आपकी बनती हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा हुआ है इस वर्ड में ही इसका पूरा मीनिंग छिपा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों जिसमें हों। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा रेडिएशन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होते हैं और दोनों आपके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये लाइट एरो से रिप्रेजेंट किए हैं, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, और जो रेड से मार्क किया है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड को किया है। अब देखिए जो रेड से मार्क हैं और ये से ब्लैक से मार्क हैं, इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इसमें दोनों ही फील्डें आपकी होती हैं और दोनों 90 के एंगल पर प्रोपेगेट करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं और मतलब अराउंड मतलब थ्रू द स्पेस यानी कि चारों ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ जो इस तरह का अरेंजमेंट है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बात आती है जो आपकी लाइट है इनको पोलराइज्ड वेव बोलते हैं। तो नॉन पोलराइज्ड वेव क्या होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आपको जो स्ट्रक्चर में बनाया है ये आपका नॉन पोलराइज्ड वेव है, यानी कि ये एवरी ईच डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकता है। बट जो पोलराइज्ड वेव होता है वो एक पैरेलल
मोशन या फिर प्रोपगेशन होता है उसमें। यहाँ देख सकते हैं एकदम पैरेलल प्रोपगेशन हो रहा है, तो ये आपके क्या है, पोलराइज्ड वेव हैं। तो ये मल्टीपल चॉइसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो आपके वेव्स होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, और पोलराइज्ड वेव क्या होते हैं, जो पैरेलल मोशन करते हैं, जो एवरी ईच डायरेक्शन में मोशन नहीं करते हैं, और जो एवरी ईच पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं वो आपके नॉन पोलराइज्ड वेव होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए डुअल नेचर का मतलब इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक आपका वेव नेचर और एक आपका पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर के लिए आपको ये इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन जैसे जो आपके प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपके रेडिएशन में होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये ऑसिलेट कर सकता है परपेंडिकुलर इन ईच डायरेक्शन, और इसकी जो एनर्जी है वो आपकी हो जाएगी V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ पर V जो है आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपकी वेलोसिटी है, और ये आपका जो है एफ फ्रीक्वेंसी है, और ये आपका लैम्डा वेवलेंथ है। नेक्स्ट आपका है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर के लिए यहाँ पे प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी थी रेडिएशन की, जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बिल्कुल फिट बैठता है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो उसमें जो आपका रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन यहाँ पे लिखा हुआ, रेडिएशन कैन बी ऑल्सो डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। देखिए फोटोन जो होता है वो वर्ड आपका अपने आप में इसको प्रूव करता है पार्टिकल नेचर को, और उसकी जो फोटोन की एनर्जी है वो आपकी क्या होती है, इज इक्वल टू एच न्यू से रिप्रेजेंट की जाती है। इसको हम एच सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, अभी हमने प्रीवियसली ही इसे डिस्कस किया है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और कुछ चीज़ें आपकी नोटेबल हैं उनको ध्यान रखिएगा। फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें मास नहीं होता है बट एनर्जी होती है, और जो आपका द क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ लाइट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन कंसीडरिंग एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये मल्टीपल चॉइसेस के लिए है कि जो आपका क्वांटाइज्ड नेचर होता है लाइट का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एक इसमें टेबल है, इसको आपको लर्न करना है। इसमें जो वेवलेंथ की लिमिट्स हैं, फ्रीक्वेंसी हैं, और किस सोर्स से जनरेट होते हैं इनको लर्न करना है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है देख सकते हैं इसमें ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपकी मेंशन है। पहला है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव, थर्ड है आपका इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी दी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी वेवलेंथ है, और ये आपके सोर्सेज हैं। इनको लर्न रखिएगा, मल्टीपल चॉइसेस में ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और नीचे एक इसमें नोट दिया हुआ है, एनर्जी ऑफ वेव इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर ए मान लें तो वो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए स्क्वायर हो जाता है। ये भी आपका मल्टीपल चॉइसेस, ये शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अगर किसी को नहीं पता है कि वेव क्या होता है तो बहुत सिंपल है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस जो होता है किसी भी मीडियम में उसको हम वेव बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ वेव, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस में, सॉरी फिक्स्ड डिस्टेंस में, उसे हम वेव नंबर बोलते हैं। और वेव नंबर को वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें ये। और जो आपका उधर फ्रीक्वेंसी था उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसमें बार लगा होता है, ध्यान रखिएगा। ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, इसे हम वेव नंबर कहते हैं। और ये आपका जो है वो वेव लेंथ का अपोजिट होता है, यानी कि ये वेव लेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। इस पर क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर आपके होम एग्जाम्स में। यहाँ पे देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखिए एक फिनोमिना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में। यहाँ पे देख सकते हैं द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। जो मेटल सरफेस आपका वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है। हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल्स जो हैं सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आगे है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन इट, यानी कि एक लाइट को हम उस पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है मेटल सरफेस से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है
देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्रिकिंग ऑफ लाइट बीम एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बहुत कम टाइम होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि जो आपकी लाइट है वो स्ट्राइक करे और इलेक्ट्रॉन के निकलने में, यानी कि स्ट्रिकिंग टाइम एंड इजेक्शन टाइम के बीच में डिफरेंस नहीं होता है। तुरंत जैसे ही स्ट्राइक करता है तुरंत वो मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन शुरू कर देता है। दूसरा आपका पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा ब्राइट या इंटेंस लाइट होगी उतने ही ज़्यादा उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फॉर ईच मेटल देयर इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इसको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोल सकते हैं हम, कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर ही ऑब्जर्व होता है, और जिस पर्टिकुलर मिनिमम फ्रिक्वेंसी पर ऑब्जर्व होता है उसको V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट टर्म्स में आपका डेफिनेशन टर्म्स में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी लाइट की बढ़ती है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन और कट ऑफ एनर्जी। दोनों चीज़ें एक ही जैसी हैं। तो यहाँ पर जो एक जैसे यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्वेंसी की हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सेम वे में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट होने के लिए मेटल सरफेस से, उसे हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है E0 इज इक्वल टू h न्यू नॉट, और इसको हम W भी बोलते हैं। यहाँ पे E0 जो है कट ऑफ एनर्जी है, या फिर इसको आप अदर वर्ड्स में वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा वर्क फंक्शन या कट ऑफ एनर्जी एक ही बात है। कभी कभी न्यूमेरिकल्स में कट ऑफ एनर्जी नहीं देते हैं, वर्क फंक्शन मेंशन करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आप अच्छे से इसको लर्न रखिएगा। और जो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस हाफ mv² ये होता है। इसमें अगर h न्यू नॉट को हम W से रिप्लेस कर दें तो यहाँ जो आपकी फाइनल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनती है वो आपकी हो जाती है h न्यू इज इक्वल टू W प्लस हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे W आपका क्या है, कट ऑफ एनर्जी है या फिर आपका वर्क फंक्शन है, और हाफ mv² आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। हाफ mv² जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है, और h न्यू जो है ये आपकी फोटोन की एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ये एनर्जी है ये दो एनर्जीज़ का सम होता है। कौन कौन सी एनर्जीज़ का सम होता है, एक तो आपकी कट ऑफ एनर्जी होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसको अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी का जो एडिशन है वो आपका इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होता है। ये बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। नीचे हमने कुछ नोटेबल पॉइंट्स दिए हैं। इसमें पहला इसका मतलब जो पॉइंट है, मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ईजिली ऑब्जर्व। देखिए जो आपके एल्कलाइन मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये आपके एल्कलाइन मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले होते हैं। तो इनसे बहुत आसान होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऑब्जर्व होना, बहुत आसानी से इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। और इसमें जो सीजियम है वो बहुत ही हाईली फोटो सेंसिटिव मेटल है, क्योंकि इसका सबसे लो होता है। तो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस या फिर रीजनल टाइप के ऐसे भी बनते हैं कि इसमें ये मेटल ज़्यादा सेंसिटिव है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ये कम है तो क्यों है। तो उस तरह से इस पॉइंट को आपको अगर आपको ध्यान रखना है और आसानी से आप उसका आंसर लिख ले जाएंगे। नेक्स्ट ये आपकी वर्कशीट है जिसे आपको सॉल्व करना है। और अभी तक अगर जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, सामने की जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और वर्कशीट का जो सलूशन है हमारे bloggerspot.com पर आपको मिल जाएगा विदिन 2 and 3 days। तो अभी तब तक के लिए आपको इसको सॉल्व करना है।